Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 यूजीसी नेट. ये जो है 2015 का आज हम लास्ट वीडियो कर रहे हैं. आज इसमें हम जो है सारे क्वेश्चन कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. और उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगी जिसका ऑप्शन मैंने कल गलत बता दिया था. क्वेश्चन नंबर वो है 80. ठीक, हम देखते हैं 80 कहाँ पे है. हाँ, 80 यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन. ठीक, Which of the following combination of measure of central tendency can be calculated easily using graph of the distribution. ठीक, तो वहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में मैंने मीडियन और मोड बताया था, जबकि मीन और मीडियन इसका आंसर होगा. ऑप्शन नंबर 1 80 का मीन एंड मीडियन. ठीक, आप लोग वहाँ पे जाकर के उसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा. मीन और मीडियन हमारा यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा. अब हम जो है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 82 81 हमने कर लिया था. यहाँ पे जो है दादा भाई नौरोजी इनका आंसर होगा. 82 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक, तो जैसा कि आपको पता है एक कैपिटल होता है, एक करेंट अकाउंट होता है. ठीक, तो करेंट अकाउंट में हम जो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से रिलेटेड जो होता है हमारे वो सारी चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड. ठीक, यहाँ पे जो है फॉरेन या इन्वेस्टमेंट या पीआई एफडीआई ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट में आती हैं और एक्सटर्नल असेसमेंट. ठीक, यहाँ पे अगर केवल ओनली इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, ठीक, ओनली इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है तो वो हमारा आएगा कैपिटल अकाउंट में. लेकिन जब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है वो हमारा आएगा करेंट अकाउंट में. तो क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि कौन सा कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा तीसरा. ठीक, अब पूछ रहा है कि एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व एग्जिस्ट. जैसा मैंने आपको कल बोला था कि एल शेप्ड सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व इंक्रीजिंग क्यों नहीं होता, केवल डिमिनिशनिंग ही क्यों होता है, कांस्टेंट क्यों नहीं होता. इसके लिए मैंने बोला था कि मैंने दिए भी थे लिंक इंडिफरेंस कर्व के, और मैं आज भी दे दूँगी. तो फिर उसके बाद मैं इसका जो है इससे रिलेटेड जो वीडियो बनाने भी वाली हूँ, तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा. ठीक, तो एल शेप्ड कर्व जब हमारा इनके सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में मैंने कई बार बता दिया तो मैं नहीं बता रही. चलिए बता ही देती हूँ. जैसे कि हमारा कॉफ़ी और टी हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल और हमारा जो है कार हो गया, ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. यानी कि एक के यूज के साथ दूसरे का यूज जो है बंधा हुआ होता है, जैसे मिल्क और कॉफ़ी. ठीक, यानी दोनों हम साथ में यूज करते हैं, नहीं तो हमारा जो यूज कम होता है. तो ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं. और इस केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरीके से होता है. ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री का जो कर्व बनता है ये इस तरीके से बनता है, और ये आईसी कर्व यहाँ पे ऐसे. ठीक, तो ये एक मिनट ये हमारा जो है इसी तरह एल शेप्ड का होता है. यानी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक इसका ऐसे आएगा, एक इसका ऐसे आएगा, एक इसका ऐसे आएगा, एक इसका आएगा. तो आईसी कर्व हमारा ये वाला होता है. ठीक, ये वाला आईसी इसका, ये वाला आईसी. तो आईसी कर्व हमारा जो है एल शेप्ड होता है. बैंडवैगन इफ़ेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये हमारा जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का जो है इफ़ेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है बैंडवैगन जो है कि आपको पता है कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में हम जो है बैंडवैगन इफ़ेक्ट को पाते हैं. और जो हमारा एक इफ़ेक्ट होता है स्नोव इफ़ेक्ट, जो स्नोव इफ़ेक्ट होता है वो हमारा जो है निगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है. ठीक, एक्सटर्नलिटी क्या होती है, जैसे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं उससे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी कम्युनिटी पे. जैसे कि हमने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जो है साफ़ रखा, पॉल्यूशन कम किया. ठीक, तो उससे सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो हमारे आसपास रह रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा. तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. और अगर कोई जो है सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसके हेल्थ के साथ साथ जो आसपास उसके लोग रहते हैं, क्योंकि वो हवा के थ्रू, विंड के थ्रू जो है लोगों के सांस के साथ चला जाता है, तो उनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ये हो गया हमारा निगेटिव एक्सटर्नलिटी. तो बैंडवैगन इफेक्ट जो होता है एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव होता है,
और हमारा जो स्नोब होता है वो एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव होता है। और बैंड वेगन इफेक्ट हमारा जो पाया जाता है रिलेटिव मतलब एज अ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में इसको जो है हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सिपिशियस कंजप्शन और स्टेटस से रिलेटेड होते हैं, तो ये जो है उससे रिलेट करते हैं। ठीक, अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल कर्व फॉर अ गिवन गुड इज रिलेटेड फॉर गिवन गुड। तो इसका स्लोप क्या होता है गिवन गुड का? पॉजिटिवली, नेगेटिवली एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो एंजल कर्व फॉर अ गिवन गुड हमारा जो है, जैसा कि आपको पता है इनकम इफेक्ट यहाँ पे हमारा जो है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो है ये और ये हमारा इनकम और कंजप्शन से रिलेटेड ही होता है, तो ये हमारा जो है निगेटिवली स्लोप्ड होता है हमारा जो है गिवन गुड। ठीक, अब हम जो है फिलिप्स कर्व पे चलते हैं। द फिलिप्स कर्व शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका अभी आपको पता होगा, रिसेंट में मैंने वीडियो डाला हुआ है इसका, एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी whose demand is rectangular hyperbola causes total expenditure on the commodity too। तो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये इस तरीके से होता है जैसे हमारा AFC कर्व है, और ये एक्सिस को टच नहीं करता है, और इनके साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारी इलास्टिसिटी यूनिटी होती है, इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक, तो इसने क्या पूछा, द फॉल इन द प्राइसेज ऑफ अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी के प्राइस पे कमी होने की वजह से हमारा जो है डिमांड कर जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक, तो इसमें जो है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी, यानी कि प्राइसेज में चेंज होने से एक्सपेंडिचर में क्या चेंज होगा। आपने जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा इलास्टिसिटी का, उसमें वो बताते हैं कि जब हमारा जो है कि यूनिटी होती है तो प्राइस के चेंज होने से हमारा जो है कोई भी चेंज नहीं होता है, और जब हमारा इनइलास्टिक होती है तो उस पर जो है प्राइस के चेंज होने से हमारा जो है एक्सपेंडिचर जो है बढ़ जाता है, और इलास्टिक में नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक, तो कमोडिटी क्या होगी, तुम्हारी कमोडिटी जो है लग्जरियस होगी, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है वो भी इसने इनकम दिया, यानी कि इनकम के बढ़ने पे हम जो है इसका कंजप्शन उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। और इन केस ऑफ नेसेसिटी हमारी जो है 0 इनकम इलास्टिसिटी होती है, इन केस ऑफ इन्फीरियर ये हमारा जो है निगेटिव होता है, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ने के साथ इसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। अब हम जो है आते हैं 89 क्वेश्चन पे, इफ़ द प्राइस कंजप्शन कर्व फॉर अ कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल। प्राइस कंजप्शन कर्व किसको मिला के बनता है, डिफरेंट हमारे ICC को। जैसे ये देखिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया प्राइस कंजप्शन, प्राइस इफेक्ट बोलता था क्या है, प्राइस इफेक्ट में ही हम प्राइस कंजप्शन कर कि ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है सेम रहती है, और एक गुड का प्राइस सेम होता है। ठीक, और एक गुड का प्राइस सेम होता है, और एक जो है उनकी इनकम सेम रहती है, और एक का जो है प्राइसेज इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। समझिए एक्स की प्राइसेज जो है इंक्रीज या डिक्रीज हुए, तो जैसे इसके तो रियल इनकम तो हमारी जो है, अगर एक्स के प्राइसेज जो है घट गए तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गया, तो वो एक्स की जो है डिमांड बढ़ा देगा। ठीक, तो इसका ये हो गया। अब इसका जो है IC ये है, ठीक, इसका IC ये है, अब इसका IC ये है, मतलब ये टच करता ही हुआ रहेगा, इसका IC ये है। इसी तरह अगर अगेन ये हुआ तो इसका IC इधर बनेगा। ठीक, अब हम ये जो है ICC को मिला करके ये हमारा जो है प्राइस कंजप्शन कर्व बना। ठीक, प्राइस कंजप्शन कर्व बना। अब ये प्राइस कंजप्शन कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल जो प्राइस कंजप्शन, हम प्राइस कंजप्शन कर्व के डिमांड की बात कर रहे हैं, मतलब
की इलास्टिसिटी की बात करें, ठीक। तो इफ़ द प्राइस कंजप्शन कर्व फॉर कमोडिटी इज हॉरिजेंटल एट ऑल रिलेवेंट प्राइसेज, यानी कि कम हो ज़्यादा उसमें, ठीक। तो डिमांड कर्व फॉर दिस कमोडिटी, तो जिसमें हमारा जो है प्राइस कंजप्शन कर्व जो है हॉरिजेंटल होता है और ये एक्स कमोडिटी के लिए है, तो यहाँ पे जो है हमारा डिमांड कर्व जो है वो हमारा हो जाएगा यूनिटी, ठीक। यूनिटी अगर हमारा जो डिमांड कर्व होगा, यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा हॉरिजेंटल, सॉरी हॉरिजेंटल नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि आपका जब हमारा जो है प्राइस कंजप्शन का जब ये ऐसे हो गया और उसके साथ जो है बताता है कि इस केस में जब हमारा प्राइस कंजप्शन कर्व जो है हॉरिजेंटल होता है आप कमोडिटी के लिए, तो उस कमोडिटी का डिमांड कर्व जो है हमारा 1 होता है। आपने देखा जैसे उसकी वजह ये, इसमें भी जो चेंजेस है आईसी सेम लाइन पे बन रही है, यहाँ पे चेंजेस हो रहे पे आईसी सेम लाइन पे बन रही है यहाँ पे, यानी चेंजेस जो है सेम पैटर्न पे हो रहे हैं, तभी तो ये पीसीसी हमारा जो है हॉरिजेंटल हुआ। तो उस केस में डिमांड कर्व हमारा जो है यूनिटी होता है, और जब डिमांड का यूनिटी होता है तो डिमांड कर्व क्या होगा, इसका जो आप देखिए हॉरिजेंटल होता है तो इसका जो है इलास्टिसिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। पॉजिटिव स्लोप में, पॉजिटिव स्लोप हमारा जब ये ऐसे होता है, ठीक, तो हमने तो अपनी इलास्टिसिटी डिमांड कर इस तरीके से किया है, ठीक। अगर पॉजिटिव स्लोप्ड है तो हमारा जो है ये इनइलास्टिक की तरफ बढ़ेगा, यानी कि लेस इलास्टिक, और ये उसका 0 होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की वैल्यू डिमांड कर 1 होती है, यूनिटी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा कि हमारा जो है द डिमांड कर फॉर दिस कमोडिटी इज 1। और अगर आपको जो है समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट्स क्लियर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा स्लट्सकी कीप्स रियल इनकम कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दिया है स्लट्सकी कीप्स रियल इनकम कांस्टेंट। रियल इनकम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हमारा अगर 100 रुपीज़ इनकम है, 100 रुपीज़ इनकम है, तो ये हमारा 100 रुपीज़ ही रहेगा। नॉमिनल में जो भी चेंज होगा उससे रिलेटेड जो है प्राइस भी चेंज होगा। अगर सोचिए अगर हमारा जो है इनकम जो है यहाँ पे ये रियल इनकम की बात कर रहे हैं, हम नॉमिनल समझिए कि नॉमिनल ये समझते हैं कि 1110 हो गया इसका, लेकिन हमें जो है हमारा रियल इनकम इतना ही रखना है 100। तो इसका मतलब हमारा जो है प्राइसेज होंगे वो प्राइसेज भी 10 रुपये इंक्रीज़ हो जाएंगे, तभी तो हमारा जो है 10 रुपये इधर इंक्रीज हुआ, 10 रुपये इधर इंक्रीमेंट हुआ, और रियल इनकम हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि रियल इनकम इक्वल्स टू नॉमिनल माइनस प्राइसेज, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इधर से ये हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय, तो अगर स्लट्सकी जो है कीप्स रियल इनकम कांस्टेंट, यानी हमें जो है अगर सोचिए हमारी नॉमिनल इनकम बढ़ी तो हमें जो है प्राइसेज इंक्रीज करनी पड़ी है, ठीक। तो यहाँ पे जो है स्लट्सकी कीप्स रियल इनकम कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय, अगर हमारा जो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हमारा जो है फॉल होती है तो स्लट्सकी क्या करेंगे रियल इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए, तो कीपिंग द कंज्यूमर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, pushing the consumer to a lower, allowing the consumer to purchase the same basket of good as before the price changes, allowing the consumer to purchase more of the both commodity than before the price changes, ठीक। तो हमारा जो है जैसे कि आपने देखा, ये हमारा देखिए ग्राफ में आपको समझाती हूँ, ये हमारा जो है आईसी कर्व हो गया, ठीक। ये हमारा आईसी हो गया। आईसी हम अपने इनकम लेवल के अकॉर्डिंग ही आईसी कर्व पे रहते हैं, ठीक। तो रियल इनकम समझ लीजिए हमारा यहाँ पे 100 रुपीज़ है, ठीक। अब हमारा जो है प्राइस ऑफ, और ये हमारा जो है ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, ठीक। अब हमारा जो है प्राइस ऑफ जो हमारी एक्स कमोडिटी है उसके प्राइसेज जो है गिर गए, यही बोल रहा है ना, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, तो एक कमोडिटी के प्राइसेज हमारे जो है गिर गए, तो हमें जो है कि रियल इनकम हमारा जो है कांस्टेंट है, यानी इस इंडिफरेंस कर्व पे हम कहीं पे भी मूव करें, इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है कि इस पे हम कहीं पे भी मूव करें उसी सेम प्राइस लेवल पे, यानी कि हमें उसी सेम बजट लेवल पे हमें जो है ये मिलता है, ठीक।
यही हमारा इक्विलिब्रियम बताता है, बजट लाइन और इक्विलिब्रियम। तो जब हम ये करेंगे तो हमें तो केवल या तो किसी और गुड का जो है हमें ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, जो कॉम्बिनेशन है एक का वो हमें ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेम इसी बजट लाइन का है, ठीक। लेकिन जैसे ही हमारा एक कमोडिटी के प्राइसेज जो है डिक्रीज होते हैं, रियल इनकम हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, और रियल इनकम हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम जो है इसी रियल इनकम पे, जैसे कि हमने इस इनकम पे हमारा जो है ये हमें बंडल ऑफ गुड मिलता है, तो इसी वाले इस पर हमें हो सकता है कि ये वाला जो है कि ऐसे मिले। तो स्लट्सकी क्या करते हैं, स्लट्सकी ये कहते हैं कि वो उस कंज्यूमर को जो है, आपने स्लट्सकी का प्राइस और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा होगा, उसमें स्लट्सकी जो है उसी कंज्यूमर वाले पे उसी जो है इंडिफरेंस कर्व पे रखते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है उसे कंपनसेशन के थ्रू जो है कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ पे कीपिंग द कंज्यूमर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, हम जो है कभी आपको जो है उस वाले पॉइंट पे जो है मतलब जाके डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे तो हम उसको जो है ज़रूर एक बार आपको डिस्कस करेंगे। हिक्स जो है कंपनसेशन पे जाते हैं और स्लट्सकी जो है उसी इंडिफरेंस कर्व पे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 91, इन विच टाइप ऑफ कमोडिटी इज द कंज्यूमर सरप्लस इज इनफाइनाइट। जब हमारा नेसेसिटी गुड होता है, नेसेसिटी गुड के केस में हमारा जो है कंज्यूमर सरप्लस जो है इनफाइनाइट होता है, ठीक। इन केस ऑफ नेसेसिटी हमारा कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट होता है। और इन केस ऑफ हमारा जो है कि इनफाइनाइट का मतलब कि ये हमारा जो है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। लेकिन इन केस ऑफ हमारा जो है फाइनाइट कब होता है, जब हमारा गुड हमारा जो है लग्जरियस होता है, ठीक, परफेक्टली इलास्टिक होता है, उसमें हमारा जो है ये हमारा होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार चेंज करके, जो मैंने चीज़ें बताई वो बिल्कुल सही है, बट वहाँ पे एक थोड़ा सा ये है कि इन केस ऑफ इनफाइनाइट जब होता है सरप्लस, हमारा कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट जब होता है तो इन केस ऑफ वो नेसेसिटी के केस में होता है, ठीक। इनफाइनाइट हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो इनफाइनाइट होता है वो इन केस ऑफ नेसेसिटी होता है, ठीक। और उसमें हमारा जो है वर्टिकल, आपको पता है वर्टिकल होता है जो मैंने बताया। और इन केस ऑफ हमारा जब वो हमारा जो इलास्टिसिटी 0 होती है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट, तो उसी तरह हमारा अगर जब कंज्यूमर सरप्लस हमारा जब हमारी इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक गुड होता है, यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक है, अगर हमारा जब गुड परफेक्टली इलास्टिक होता है तो वहाँ पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, 0 होता है, ठीक। कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पे हमारा 0 होता है जब हमारा डिमांड कर ये ऐसे होगा, और जब ये इन इलास्टिक होगा कंज्यूमर सरप्लस, जब हमारा ये इन इलास्टिक होगा हमारा इलास्टिसिटी डिमांड, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है इनफाइनाइट होगा। यही मैं आपको बताना चाहती थी। अब नेक्स्ट है हमारा अ फर्म विद मिनिमम कॉस्ट इन द लॉन्ग रन इज नोन एज, तो लॉन्ग रन मिनिमम कॉस्ट होता है तो वो ऑप्टिमम फर्म कहा जाता है। 93 एक्सीलरेटर शोज द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कंजप्शन, ये होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अ ग्राफ ऑफ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, तो इसमें जो है हम ऑगिव कर्व बोलते हैं, जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है और ये इस तरीके से। तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है ऑगिव कर्व भी कहते हैं। और ये जो है ऑगिव होता है इस साइड से इस साइड, ये जो इस तरह से जो जिस डायरेक्शन में ये बन रहा है उस डायरेक्शन को ऑगिव होना कहते हैं, ठीक। तो ये ऑगिव है और इस पॉइंट पे जब ये कट करता है तो यहाँ पे मीडियन हमें मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा 95 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक। तो हमारा जो है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। बाकी एसडी मीन और वेरिएंस ये हमारे जो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। 96 है हमारा इफ़ मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज 25 and 5 respectively, then the standard deviation is।
तो फार्मूला आपको पता होगा, CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, तो जो है कि यहाँ पे आपको केवल इसका निकालना है। तो CV हमारी वैल्यू हो गई 25, सॉरी CV की वैल्यू हो गई 5 और मीन की वैल्यू होगी 25 और ये सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू 25 25 125। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है वेरिएशन परसेंटेज में पूछा नहीं है तो परसेंटेज लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे 125 हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। 0.95 माइनस जो है, आप पूछेंगे -1 क्यों नहीं हो सकता, तो इसने पूछा है हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन और -1 हमारा जो है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक, परफेक्टली नेगेटिव है और हाईएस्ट की वैल्यू ये आती है और ये दोनों हमारे लोअर में है। ठीक, तो अब फिर हमारा जो है 98 है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 97 का थर्ड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन ओरिजिन एंड स्केल, दोनों हो जाएगा। ठीक, और जब रिग्रेशन के बारे में पूछेगा तो आप बोलेंगे कि वो डिपेंड करता है ओरिजिन नॉट टू स्केल। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हम 99 का क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग objective of monetary policy is used most of the time in India to evaluate implementation of monetary policy। तो आप इसमें जो है देख सकते हैं प्राइस स्टेबिलिटी ही हमारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे आंसर इकोनॉमिक इक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल जस्टिस, दे आर पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ठीक, अब हम 100 क्वेश्चन चलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। तो ये हमारा जो है फिजिकल पॉलिसी से जो है रिलेट करता है। डिसइन्वेस्टमेंट हमारा जो है फिजिकल पॉलिसी से जो है रिलेट करता है। और आपको जो है इस बार जो है कि थोड़ा ये 12 5 ईयर प्लान का जो है, तो अब जो है ये आपको नीति आयोग के बारे में पूछ सकता है। 12 5 ईयर प्लान के बारे में कितना किसको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, क्योंकि वो 2012 तक ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो अब ये आपको जो है नहीं पूछेगा। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है ये कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो है, सॉरी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं और भी। ठीक, तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एग्जामिन एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो ये नरसिम्हन कमेटी हमारी जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से है। इन्होंने एक कमेटी हमारी 1991 में दी थी, दूसरी हमारी 1998 में दी थी। दोनों फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी बोल सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी बोल सकते हैं। 103 नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये पब्लिक गुड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 104 का इन एन इकोनॉमी ऑफ टू इंडिविजुअल ए एंड बी द टू कमोडिटी एक्स एंड वाई जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑकर। तो जो पैरेटो ऑप्टिमलिटी होती है उसके जो 3 होते हैं, एक हमारा होता है कंज्यूमर का जो कि हम MRS A इक्वल्स टू MRS B करते हैं, और एक होता है हमारा प्रोडक्शन का जिसमें हम MRT इक्वल्स टू MRT LXY इक्वल्स टू MRT के LXY कहते हैं। ठीक, यानी A और B दो प्रोडक्शन का। ठीक, और तीसरा हमारा होता है प्रोडक्ट मिक्स होता है जिसका ये होता है चौथा वाला। ये तीनों कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्योंकि इसमें जो कंज्यूमर प्रोडक्शन दोनों का मिक्स होता है। ISALM व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज, यानी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है यानी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया YLM, ये हो गया IS। ठीक, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो यहाँ से ये इस ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से हो गया। ये LM, ये IS हमारा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो हम IS को एक्सटेंड करते हैं, IS राइट वर्ड शिफ्ट होता है। और जब मनी सप्लाई RBI करती है तो हमारा LM जो है शिफ्ट होता है। ठीक, राइट वर्ड। तो यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, तो इसके शिफ्ट होने से क्या पता चलता है, ये R पहले हमारा ये इतना था और इनकम इतना था,
अब इसके शिफ्ट होने से हमारा इनकम भी बढ़ा और हमारा आर भी बढ़ा, R1Y1। पूछा क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट राइज मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। सही है। इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्लाइन होगा, विच फर्दर पार्शियली ऑफसेट द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन सिंपल केन्सियन मॉडल। ठीक, तो यहाँ पे जो है पूछा ISLM मॉडल व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज, यानी हमारा गवर्नमेंट के स्पेंडिंग इंक्रीजेज से जो है ये वाला तो पोर्शन सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड ऑफसेट तो होगा ही। तो ऑल ऑफ द एवर यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट, बाकी सब ये जो है हमारा देखिए पेपर 1 GS से रिलेटेड है, जिसमें हमारा विंड है, राजस्थान के बारे में मेनली पूछा हुआ है, इधर का है। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैं इकोनॉमिक्स के जो नहीं है मैं उससे नहीं करा रही। ठीक, और जो हमारे जो कुछ जो क्वेश्चन थे हमारे जो पॉलिसी से रिलेटेड थे, ठीक, उसमें जो है 2-3 जो है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड थे, तो वो 5 ईयर प्लान से तो पूछेगा नहीं, और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग था, उसके ऊपर में एक आपको जो है ये यहाँ पे आया। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रीमाइजेज। ठीक, तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप विल बी राइज वाइज HY सीड्स एंड फर्टिलाइजर, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट हैज़ बीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंट नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट टू ऑफर फेयर प्राइसेज टू नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, टू ऑफर फेयर प्राइसेज टू फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस to set up an appropriate e-market for farmer across the country. फिर है to provide e-marketing facility to farmer in selected regulated wholesale market that distribute the benefit among the farmer for their welfare। तो इसके लिए जो है मैंने ये आप जो है कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम नहीं था तो मैंने सर्च नहीं किया इस क्वेश्चन का। ये उदय का हो जाएगा हमारा उज्ज्वल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना। ठीक, आप जो एक बार चेक कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मी यही होगा, क्योंकि मैंने हाँ यहाँ पे यही होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका जो है रीचेक नहीं किया। ठीक, हाईएस्ट शेयर ऑफ सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ गिवन फॉर, तो हमारा जो है एजुकेशन और हेल्थ, पेट्रोल डीजल LPG, फर्टिलाइज़र और फूड सिक्योरिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा जो है आई थिंक यहाँ पे जो है एजुकेशन और हेल्थ का होना चाहिए, जिसपे इन्होंने जो है हाईएस्ट जो है सब्सिडी दी हुई है। ठीक, तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद जो है अब हम जो है नेक्स्ट पेपर करेंगे। ठीक, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको कहीं भी जो डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।